अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। मेरे रेडियो आवाज़ के सामने इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुनेंगे, जबकि नाज़रीन जो सोशल मीडिया के वो मुझे देख रहे हैं। और आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं अवामी मुतालबे पर कि ये देखें कि जो आजकल एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ है बिजली के बिलों के हवाले से। ये मेरे पास ऐसे ऐसे बिल हैं कि ख़तरनाक बिल हैं, इन्हें आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं आज जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ ये आपके लिए है। जो आप सड़कों पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमारे दुकानदार हजरात जो हैं उन पर जो टैक्सेस लगे हैं, घर वाले तो वैसे ही पहले टैक्सेस की मद में थे, अब जो दुकानदार कारोबारी छोटे कारोबारी हजरात वो परेशान हैं इन बिलों के हवाले से। तो आज का प्रोग्राम जो है इसी हवाले से हमने किया है और वापडा फेस्को के अफसरान आज हमारे साथ हैं। इनके हम इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से इतने हॉट इशू के लिए टाइम दिया है कि आम तौर पर जब मैं ऑफिस गया तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कौन टाइम देगा, इन पे तो कोई बात ही नहीं करता, ये जितने टैक्स लगे हुए हैं कोई बोलना नहीं चाह रहा होता। लेकिन दो अफसरान ने हिम्मत की और आज वो मेरे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल जनाब मसूद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं SDO सिविल लाइन जुनेद साहब। तो दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और इनकी हम हिम्मत को भी दाद देता हूं कि ये इस इशू पर बात करने आए हैं जिसके लिए वापडा के आम तौर पर दफातर बंद हो जाते हैं जब पब्लिक को देखते हैं। और इस इशू पर जो कि इस वक्त हॉट इशू है कि बिजली के बिल बेतहाशा आ चुके हैं और लोग परेशान हैं कि ये देने भी हैं कि नहीं देने। बहुत से लोगों से आज जब मैंने फेसबुक पर एक मैसेज किया कि इन बिलों के हवाले से आप कुछ कहेंगे तो लोगों ने यही कहा कि हम तो बिल नहीं देंगे। बिल देना चाहिए लेकिन उस किसी असूल पे तो देना। तो अस्सलाम वालेकुम सर मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कनेक्शंस होते हैं इनकी कितनी अक़साम होती हैं, हमें हमारे साफ़ीन को ये भी पता लगना चाहिए कि कनेक्शन की क्या अक़साम। इस तरह है कि हमारे जो बिजली के कनेक्शन हैं ज़्यादातर उसकी 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहले घरेलू सारिफ, उसके बाद हमारा कमर्शियल सारफ, तीसरा जो हमारा सारफ होता है वो इंडस्ट्रियल सारफ और चौथा हमारा है एग्रीकल्चर सारफ। आगे ये है कि इन सारफीन की हम 2 कैटेगरियाँ बनाते हैं। एक वो सारफ जो हमसे सिंगल फेज़ मीटर लेते हैं, यानी कि जिनका ज़ेर इस्तेमाल लोड 5 किलोवाट से कम होता है, और दूसरा वो सारफ जो हमसे 3 फेज़ मीटर लेता है जिनका लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा होता है। जो हमारा सिंगल फेज़ सारफ होता है उससे हम सिर्फ वो यूनिट रेट लगाते हैं जो उसने यूनिट इस्तेमाल किए होते हैं प्लस कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस। और जो हमारा 3 फेज़ सारफ होता है उसको हम 2 पार्ट बिलिंग कहते हैं, जिसमें जो हमारे सिस्टम पे एक जो लोड डालता है उसके पैसे और जो यूनिट इस्तेमाल करता है साथ उसके हम उससे पैसे कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस डालकर हम उसको बिल भेजते हैं। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, आपने टैक्सेस का जिक्र किया तो ये बिल मुझे समझा सकते हैं आप कि ये क्या है ये बिल? ये देखें जी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई है जी, ड्यूटी दे रहे हैं हम, TV फीस दे रहे हैं, GST टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, फिर फर्दर टैक्स दे रहे हैं, RS टैक्स दे रहे हैं, GTS टैक्स कोई लगा पड़ा है। हम तो GTS अड्डा समझते थे, ये कोई टैक्स लगा पड़ा है, और एक्स्ट्रा टैक्स कोई लगा पड़ा है इसके अलावा, फिर फर्दर टैक्स। ये क्या है? क्या इतना जुल्म, ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? मुझे नज़र आ रहा है आपके हाथ में ना इस वक्त कमर्शियल सारफ का बिल है, ठीक है जी। अब ये है कि हमारे यहाँ जो कमर्शियल सारफीन हैं हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेड हैं या अनडॉक्यूमेंटेड हैं। यानी कि डॉक्यूमेंटेड से मुराद ये ली जाती है कि वो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो आता है जिसने अपना कारोबार जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड करवाया होता है। जो हमारा कमर्शियल सारफ जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रजिस्टर्ड है उसको हम सिर्फ कुछ ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाते। उसमें क्या है कि उसने जनरल सेल्स टैक्स और क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स सिर्फ हमारे बिल के साथ अदा करना है। अब ये है कि जो अपना अदनान नूर साहब ने बात की है कि अदर कुछ जो उन्होंने टैक्सेस की बात की है, यानी कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप थोड़ा मेरी जानिब भी देखें। ये जो है ना 15 से 16 टैक्स हैं इस कमर्शियल बिल में, ये देखें, ये मैं हैरान हूँ। और फिर उसमें कोई 3000 रुपया 6000 रुपया, छोटे दुकानदारों को भी टैक्स आ गया 6000 रुपया। और इनका क्या कसूर था? सर ये बेसिकली वो कंज्यूमर है जो जिसका कारोबार अनरजिस्टर्ड है, यानी कि उसने अपने कोई कारोबार की और आमदन की तफसीलात जो हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा नहीं करवाई, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा नहीं करवाएंगे। बात ये है कि सबसे पहले आप देखते होंगे इसमें 2 टैक्सेस लगे होंगे, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। अब एक जो सारफ कमर्शियल सारफ अगर वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अगर अपना कारोबार रजिस्टर्ड करवा दे तो वापडा उस पे से फर्दर टैक्स ख़त्म कर देता है।
अगर वो अपनी माहाना और सालाना कारोबारी रिटर्नें FBR के पास जमा करवाना शुरू कर देगा तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स है वापडा वो भी ख़त्म कर देता है। दूसरी बात जो आप 3,000 या 6,000 की बात कर रहे हैं, ये भी इसका मकसद भी ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग थे इकोनॉमी में, उसका मकसद ये है कि वो लोग डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाए। ये देख लें कि हमारे यहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में हैं और हमसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, यानी कि वो टैक्स की चोरी नहीं करते। एक दफ़ा ये है कि ज़ाहिर ये पहली दफ़ा लगा है, लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। थोड़ी सी मुश्किलात, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है बेचारा, दिन में एक आधी मोटरसाइकिल की कोई ट्यूनिंग करके जाता है, उसकी दुकान पे एक मीटर लगा हुआ है, उसके यूनिट जलते हैं पूरे महीने में 20 और बिल जो है 3-6 हज़ार रुपये उसे आ जाता है 60 टैक्स का, तो वो कैसे मैनेज करेगा? इसमें जो मिनिमम जो अगर वो बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको मिनिमम जो है वो महाना सिर्फ 3,000 रुपये टैक्स नहीं, वो कहाँ रजिस्टर्ड है? कहाँ? अच्छा सर, यहाँ बात रोकते हैं, ये हमने बताना है कि वो रजिस्टर्ड कहाँ? जी, इस तरह है कि वो रजिस्टर्ड हो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं, वो FBR के पास जाके रजिस्टर्ड हो कि मैं ये कारोबार करता हूँ, उसको वो एक इनकम टैक्स नंबर देंगे तो क्या होगा, वो आगे अपनी जो आमदन की तफसीलात है वो FBR को जाके बताएगा, अपने सालाना गोशवारे वहाँ पे जमा करवाएगा। उससे उसको क्या फ़ायदा होगा कि वो एक ही टैक्स में इनकम ये जो 3,000 रुपये लगाया है इसमें सारफ के लिए फ़ायदे क्या हैं, जो जब वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, यानी कि हुकूमत की तरफ से उसको फ़ायदे क्या होंगे कि वो एक ही टैक्स में इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अदायगी, किसी भी और मद में इनकम टैक्स की छूट, यानी कि जब वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा उसकी किसी और मद में इनकम टैक्स की छूट हो जाएगी। यानी पहले उसे रजिस्टर्ड होना है FBR से, अगर FBR से रजिस्टर्ड होता है तो 6,000 वाला 3,000 पे आ जाएगा, 3,000 पे और 3,000 में उसे जो मजीद बचत होगी वो इनकम टैक्स की मद में आप कह रहे हैं कि वहाँ बचत होगी, यानी कि उसके आगे जो भी कोई आमदन और बनती है यानी कि कारोबार से, तो उस पर मजीद इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर क्या है जी कि उनको हमने टैक्स की एक रियायती शरह दे दी, यानी कि हमने कहा कि एक अगर सारफ है साल बाद जब उसने गोशवारा देना है FBR के पास जाएगा, FBR हिसाब किताब करेगा, वो कहेगा जी लाख रुपया बन गया जी आपकी तरफ टैक्स, जो आपके कारोबार की नोयत है, तो सारफ के लिए लाख रुपया साल बाद इकट्ठा जमा करवाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि इसको हमने एक फ़िक्स रेट के साथ कर दिया ताकि हर माह 3-3 हज़ार रुपये जमा करवाता रहे। उसको क्या फ़ायदा होगा कि वो FBR के ऑडिट से भी उसको इस्तिस्ना मिल गया कि फिर जब वो हमारी एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, 3,000 रुपये महाना फिक्स अदा करेगा, कुछ तो कमाए ना कमाए 3,000 रुपया वो दे, 3,000 रुपये जो है बिजली जलाए ना जलाए वो देनी है कि जब वो 3,000 रुपया उसने दे दिया सालाना, जब वो गोशवारा जमा करवाएगा तो FBR उसमें भी इसका हिसाब किताब करेगा कि अगर उसकी ये देखें कि हमारे आप देखें कि जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह पे कर देते हैं तो FBR उनको फिर रिफ़ंड भी करता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल मकसद यही है कि लोग डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएं, हमारा जो मुल्क है। अच्छा, ये सारा काम, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सारी काम के बाद जो लोग मांग रहे होते हैं ना, सर्विस भी मांग रहे होते हैं ना कि आप बिजली, ये देखें ना 136 रुपये 136 यूनिट इस बंदे के जले हैं जी, और 9591 रुपये बिल आया। अगर इसे हम सीधा यूनिट के हिसाब से देखें तो 70 रुपये यूनिट पड़ता है टैक्सेस वगैरह डाल के। जो होती है ना सर्विस की बात होती है, सर्विस की हम ये देखें कि हाँ ये दो तरफ़ा एक होता है कि यानी कि हमने आपको बिजली बेचनी है, आपने हमें बिल अदा करना है और उसके साथ साथ हमने आपको सर्विस भी देनी है। सर्विस इस तरह है कि जो सारफ है वो हमें भी एक्चुअल सूरत हाल बताए। दो चीज़ें होती हैं कि बात ये होती है कि एक्चुअल के सारफ को एक लोड इतना चाहिए होता है लेकिन उसने कागज़ों में हमारे पास कम मंजूर करवाया होता है, ठीक है जी। क्या होता है कि अचानक उसकी एक डिमांड बढ़ जाती है और हमें फिर महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ जाती है, यानी कि बेसिकली उसकी डिमांड भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं, उसमें भी उसने हमारे साथ कुछ ना कुछ थोड़ी सी कंसीलमेंट की होती है। जब इसी तरह जो टैक्सेस के हवाले से जो बात है, उसने क्या किया हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो एक शहरी का एक हक है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को सच बात बताए। ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसको सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, जब वो उसको एक सच बताएगा। सच कैसे होगा कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आए। हम देख लें कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं दुनिया, हम कहते हैं कि जी ये हुकूमत हमें सर्विस नहीं देती बहुत ज़्यादा। ये देखें लोड शेडिंग देते हैं जी, आप बिल बर वक्त देते हैं, बिल ना दिया जाए तो कनेक्शन ऐसे काटते हैं ठग करके, और कई तो मीटर भी उतार के ले जाते हैं। लोड शेडिंग जो है वो हमारी
रिकवरी पे डिपेंड करती है। हम जब लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाते हैं, हम देखते हैं कि किन इलाकों की रिकवरी अच्छी है, वहाँ पे हम सबसे कम लोड शेडिंग करते हैं। जहाँ जहाँ रिकवरी इसकी, पूरे पाकिस्तान में इसका एनालिसिस होता है, जो इलाके, जहाँ जहाँ इलाकों में हमें रिकवरीज कम नज़र आती है तो उनका लोड शेडिंग का कोटा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये बात ये कर रहे हैं मसूद साहब, और इस बात से मैं कम से कम इस सियासी माहौल में इत्तफाक नहीं करता था, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसे जगह देखी कि जिस जगह ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे वहाँ लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, और लोग बड़े खुश नसीब थे कि उनके इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं, लोड शेडिंग नहीं हो रही, और वो एक कॉल पे नहीं हो रही होती थी। जुनैद साहब की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं, खामोश बैठे हैं, तो थोड़ा मैंने सोचा कि इन्हें भी जो है ना, सिविल लाइन के हमारे SDO हैं, और सर सिविल लाइन के हालात आपके सामने हैं। अभी यहाँ से उठ के हम ये आमिर कॉलोनी इधर उधर जाएंगे तो लटकती तारें ऐसी मौत की जो है ना, ऐसे फंदे लगे हुए हैं गलियों में, और ऐसे लटक रही हैं, कुछ जोड़ हैं खाली पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उस ये मैं जहाँ सर्विस की बात कर रहा था, तो ये किसने ठीक करनी होती हैं और कब करनी है? ये काफ़ी हद तक तो हमने इस पर काबू पा लिया है। जो लटकती तारें थी रेल बाज़ार में, काफ़ी हमने काबू किया है। वहाँ पे केबलें वगैरह काफ़ी रिप्लेस की हैं हमने। तो ये इश्यूज़ हैं काफ़ी, ये हम मानते हैं कि मतलब काफ़ी जगह पे भी है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगी ठीक है। रेल बाज़ार से आपने खुद मुझे याद दिला दिया कि मैं वहाँ गया तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि मेन लाइन गुजर रही थी, 11 kV गालमन लाइन गुजर रही है, और उस जिस कड़ी के ऊपर वो तार पड़ी थी वो ऐसे लटक रही थी, टूटी हुई थी। और मुझे ताजदार ने कहा कि सर आप मेहरबानी करें, इसे कैमरे से फोकस करके ज़रा एक दफ़ा दिखा दें इन्हें कि कल को अगर हमारी मार्केटों में आग लग गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, जो नुकसान होता है इसकी वजह से उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। नहीं, अब आप जाके विज़िट करें तो अब आपको लटकती तारें रेल बाज़ार में नज़र नहीं आएंगी। रेल बाज़ार काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है हमारा। चलें, अच्छी बात है अगर आपने क्लियर कर लिया, लेकिन 11 kV वाली लाइन को ज़रा आप एक नज़र जो है ना उस पर दोहरा लीजिएगा कि वहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। और लोग जो है उसमें जो हमें बिलों के हवाले से ज़्यादा सवालात थे, मैंने इसकी एक पोस्ट भी लगाई तो लोगों ने कहा कि बहुत से शिकवे किए, उन्होंने कहा जी हम तो दुआएं निकाल रहे हैं बैठे वापडा को और हुकूमत को। मैं क्या, खुदा का नाम है, दुआएं दी जाती हैं, निकाली नहीं जाती। तो इसमें जो अच्छा वोल्टेज का एक मसला आ रहा होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं और लोगों की तनसीबात जो बरकी तनसीबात हैं ये जल जाती हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मसूद साहब जवाब देंगे। ये टेक्निकल है मैटर, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा इस पर मैं जवाब दूंगा। बात ये है कि हम एक ना लाइन बनाते हैं जो हमारी ग्रिड स्टेशन से निकलती है। सपोज हम कहते हैं जी कि ये जो रेल बाज़ार का एरिया है, ठीक है जी, रेल बाज़ार एरिया में हम एक 11 kV की एक लाइन बनाते हैं जी। हम देखते हैं कि सारफ के हम बिल से एनालिसिस करते हैं कि उसने फ़र्ज़ किया कि वहाँ पर 6000 कनेक्शन थे। 6000 कनेक्शन का जो सारफ ने हमसे लोड डिमांड किया हुआ है, वो लोड के मुताबिक हम एक लाइन उनको एक दे देते हैं। पता चलता है कि वोल्टेज लो होने की वजह क्या है कि सारफ के जो डॉक्यूमेंटेड लोड है वो 6000 है, लेकिन उसने अप्लाइंसेस 9000 जो किलोवाट AC और लगा लिए, उसने क्या किया कि लो निकाल दिया। हमारे रिकॉर्ड में क्या है, उसने एक AC शो नहीं किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड में उसके 3 AC चल रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड में उसने 5 बल्ब शो किए हुए हैं, तो पता चलता है कि सीलिंग हुई है और दुकान पे जो है ना 150-200 जो बल्ब लगा हुआ है, 150-200 बल्ब लगा हुआ है, पंखा अलहदा चल रहा है। फिर जिस टाइम अगर उनकी दुकान पे क्या है कि कस्टमर नहीं भी है तो वो फिर भी अपनी लाइट ऑफ नहीं करता। फिर बाद में जब महीना आता है वो कहते हैं ये देखें जी हमारी दुकान पे तो एक भी कस्टमर नहीं आया, तो बिल इतना ज़्यादा आ गया। और जी क्या था कि जी वोल्टेज भी कम रहे जी, और हमें तो कोई सहूलत नहीं मिली। यानी कि क्या था कि उसने हमें लोड नहीं ठीक बताया हुआ था, सारे सार्फिन ने सिस्टम पे लोड डाला हुआ था अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। दूसरा बिल क्यों ज़्यादा आया कि जब उनको बिजली की नहीं भी ज़रूरत थी तो उन्होंने बिजली के बटन को फिर भी ऑन रखा। इसलिए सार्फिन से गुजारिश है कि जिस टाइम अब ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है जो एनर्जी कंजर्वेशन की है कि वो डे टाइम में जो है अपने कारोबार को ज़्यादा करें और सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब उनकी दुकान पे कोई सारफ नहीं, कोई उनकी कारोबारी जब एक्टिविटी नहीं है, तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा लाइट्स बंद करें। एक तो क्या होगा कि जब एक्स्ट्रा लाइट बंद होगी तो सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा, वोल्टेज की पोजीशन बेहतर होगी, और जब वो फिर एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको बिल भी कम आएगा। ये बातें ऐसी हैं जो आपको गौर तलब है, सोचना चाहिए कि सूरज से आजकल हम बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे पहले तो उठाते ही आ रहे थे, लेकिन हम इस पे सोलर पर भी बात करेंगे, नेट मीटरिंग पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि
बचत कैसे की जा सकती है और आप इस खौफनाक बिलों से किस तरह बच सकते हैं, जिन बिलों को जो है ना बंदा देखता है परेशान हो जाता है कि यार ये देने कहाँ से हैं। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, डिनर करेंगे बारा रेस्टोरेंट पर और उसके बाद फिर वापस अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। तो बारा रेस्टोरेंट छंग से हैं, आज हमने डिनर किया है। हमारे साथ थे मेहमान डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल मसूद साहब, SDO सिविल लाइन जनाब जुनेद साहब। मसूद साहब सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि बारा रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा और इसकी सर्विस के हवाले से। देखिए कि अब ये जो बारा रेस्टोरेंट है ये झंग में कभी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, यानी कि इसकी एक इन्वायरमेंट और स्पेशली फैमिली इन्वायरमेंट, यानी कि अब हमारी भी कोशिश होती है कि फैमिली और बच्चों के साथ अगर झंग में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अगर हमें आना पड़े तो हम बारा को प्रेफर करते हैं। यानी कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आया फैमिली के साथ, इवन कि अब कई दोस्त यार होते हैं वो कहते हैं यार किसी जगह कोई दावत खानी है जिसमें इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, तो हम कहते हैं यार हमने ना बारा को ही सिलेक्ट करना है। इवन कि हमने कई तरह की अफ्तारियाँ भी की हैं, तो इस हवाले से ना हमें ये बहुत अच्छा लगता है इस एनवायरनमेंट के हवाले से। इसकी सर्विस पे भी और इसका टेस्ट, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। इनका जो सर्विस ये इनके ख़ास तौर पे जो मैनेजर्स हैं, वेटर्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। इनको पता चलता है कि वाकई एक पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड जो कम्युनिटी है वो इस रेस्टोरेंट में आती है, वो उसको उसी अंदाज में डील करते हैं और बड़ी टाइमली सर्व करते हैं। और जिस तरह का इनको कहें कि टेस्ट आप बना कर दें तो उसी तरह का हमें टेस्ट भी ये बना कर देते हैं। जुनेद साहब आपका क्या ख्याल है बारा रेस्टोरेंट? जितनी तारीफ़ें मसूद साहब ने कर दी हैं पीछे कोई कमी तो नहीं है, काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अच्छा माहौल है। तो प्रेफर हम यही करते हैं कि फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ आएँ तो बारा रेस्टोरेंट पे ही आएँ हम। तो हर चीज़ इनकी ज़बरदस्त है, मैं तो 10/10। अच्छा, 5 स्टार जिसे कहा जा सकता है, अगर स्टार की बात हो तो 5 स्टार। जी बिल्कुल बिल्कुल, झंग में ये झंग में यकीनन ये एक तब्दीली है। ये मैं अक्सर यही कहता होता हूँ कि झंग में एक अच्छी तब्दीली है कि जो झंग वालों में एक कमी थी कहीं रेस्टोरेंट के माहौल में, तो ये एक पूरी हुई है। अब बात करते हैं जी, वापस हम अपने टॉपिक पर आएंगे और मसूद साहब से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बता दें कि आम रूटीन में तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर कहीं से ज़्यादा ली जाए, मसलन हम कहीं जाएँ, कोई कपड़े ज़्यादा ले लें, कहीं से ख़रीदारी करनी है, कोई भी चीज़ ख़रीदारी में, तो वो हमें फिर आकर पर कम हो जाते हैं, कहते हैं यार रेट आप कम दे दीजिएगा। तो बिजली का क्या सूरत हाल है? ये जितनी ज़्यादा जलाएँ उतने पैसे बढ़ते चले जाते हैं, ये कैसी दुकानदारी है? असल जी बेसिकली जो रेट्स होते हैं ना, ये एक इकनॉमिक्स का एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई का एक कानून है, इसकी ही बुनियाद पर रेट बनाए जाते हैं। हमारे पास जो बिजली है ये मुख्तलिफ़ ज़राए से पैदा होती है, यानी कि हम पानी से बिजली पैदा करते हैं, गैस से पैदा करते हैं, हवा से पैदा करते हैं, एटॉमिक एनर्जी से पैदा करते हैं और एंड पे जाके हम तेल से पैदा करते हैं। जो हमारे सिस्टम में सस्ती बिजली है, जैसे पानी से बिजली पैदा हुई या गैस से पैदा हुई या एटॉमिक एनर्जी से पैदा हुई, ये एक ख़ास हद तक लोगों की डिमांड को पूरा करती है। अब ये है कि जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं वो कहते हैं कि हमें बिजली ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए फिर जब ज़्यादा बिजली चाहिए होती है तो हम जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करते हैं तो वो हमें हैवी रेट्स, हाई रेट्स के साथ वो तेल के साथ बिजली बनानी पड़ती है। यानी कि बेसिकली उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास सप्लाई कम होती है। जब हमने सप्लाई को बढ़ाना होता है तो हमारे जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हमें तेल से महंगी बिजली पैदा करके उनकी ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। फिर जब वो कहते हैं कि जी हमारी डिमांड ज़्यादा है, हम कहते हैं कि जी फिर उसके लिए आपको रेट ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीछे से बिजली महंगी मिलेगी। ये इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक है कि जो लोग समझते हैं कि हमने चीज़ ज़्यादा लेनी होती है तो वो वापदा हमें रेट ज़्यादा लगाता है, कम लेते हैं तो कम लगाता है। क्योंकि जब कम लेते हैं, डिमांड थोड़ी है, जो हमारी सस्ती ज़राए से बिजली पैदा हो रही है तो वो हम उन तक पहुँचा देते हैं। यानी हम ये आज तक तो डिसाइड ही नहीं कर सके कि हमारा जो पर यूनिट जो बिल है वो कितना है यूनिट के हिसाब से। अभी तो कैलकुलेशनें करें तो समझ ही नहीं आती जितने टैक्सेस लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन बिलों से किसी तरह कोई आवाम बच सकती है? कोई इन्हें रियायत का चांस है इस वक्त कि कहीं आप उन्हें ये कहें कि भाई
आप हमारे ऑफिस में आएँ तो आपको ये चीज़ बच सकती है, कोई ऐसा फार्मूला है? नहीं, या ये देखिए देने ही कि- देने हैं, क्योंकि आवाम इस वक्त इनकारी है, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने बिल नहीं देने, तो इनके लिए क्या? असल ये है कि जो उन्होंने बिजली इस्तेमाल की है, जो हमारा नेपरा की तरफ से तय करदा रेट है, यानी कि वो हमने उस पर अप्लाई किया है, तो वो तो लोगों ने अदा करना करना। उसमें जो है कुछ चीज़ें लोगों को बज़ाहिर इसलिए महसूस हो रही हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आए हैं, यानी कि इस बार जो गर्मी थी वो मार्च से ही शुरू हो गई। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त घरेलू सार्फिन के लिए ये जो माह होते हैं ये बड़े टफ़ होते हैं, गर्मी भी ज़्यादा होती है, बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये था कि हमारा एक जो है उसमें से कुछ चार्जेस ऐसे हैं कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हैं वो हम 2 महीने बाद लोगों से लेते हैं। वो इस महीने उनको मई के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग कर आए हैं, तो इसकी वजह से उनको बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि हमारे बिल ज़्यादा अभी जून जुलाई के भी तो लगने हैं ना, अभी लग पता जाएगा अगस्त के बिलों में। मैंने पहले कहा था कि जो जुलाई के बिल हैं, शेख मुदस्सिर साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी पता चलेगा कि बिल आए हैं। यकीनन पता चला है कि चीखें जो है ना आवाम की और आवाम रोडों पे है इस वक्त कि जनाब ये बिल इतने कैसे आ गए। तो क्या अगस्त में भी कोई इस किस्म का आप झटका देंगे बिजली का पब्लिक को, कोई बिलों के हिसाब से? इसको आप झटका ना कहें, क्योंकि ये होता है कि फिर जो एक तो अगस्त में भी बस बढ़ जाता है, ठीक है जी, तो लोगों की बिजली की अब ये देखें कि लोग अगर आम कोई अमीर आदमी अगर 6 घंटे एसी चलाता है तो वो 18 घंटों पे अपना एसी चलाएगा, ठीक है जी। अब गरीब आदमी अगर कोई है वो अगर वो एक पंखे में पहले अगर वो आम गर्मी में गुजारा कर लेते हैं तो पंखे की हवा आपस में थोड़ी हो जाती है, वो 2-2, 3-3 पंखे उनको चलाना पड़ता है, यानी कि बेसिकली उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस्तेमाल बढ़ने से फिर वही बात होती है कि वो हाई स्लैब की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से उनको बिल ज़्यादा महसूस होते हैं। अदरवाइज़ हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस कुछ नहीं लगाए। अब ये देखें कि जो हमारा ये ना कहें कि कुछ नहीं लगाया, ये जो इतने टैक्स लगाए इसमें एक्स्ट्रा वाली बात अभी ये ना कहें कि भाई हमने कुछ नहीं लगाए, ये हम गले पड़ जाएगी। ये लोग अभी तंग आ चुके हुए हैं, इनके साथ मज़ीद जुल्म नहीं चलेगा। हाई स्लैब में चले जाते हैं कि हम जो हमारा छोटा सारफ है जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है उसको हम सिर्फ 7 रुपये या 10 रुपये के हिसाब से बिजली का बिल भेजते हैं। यानी कि अगर जिस सारफ की उनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव, एक हमारे यहाँ टर्म यूज़ होती है कि हमने घरेलू सार्फिन की 2 इकसाम रखी हुई है, एक है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर और एक है अनप्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वो है कि यानी कि जो छोटा आदमी है, यानी कि घर में उसके क्या है कि पंखा है, लाइट है और 200 यूनिट तक वो इस्तेमाल काट रहा हूँ। वो जो 100 यूनिट वाली बात थी वो कहीं है कि नहीं है? नहीं, 200 यूनिट तक हम उसको पूरा रिलीफ देते हैं। नहीं, वो जो 100 यूनिट पे कहा था कि गवर्नमेंट ने कि हम कोई नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ये इसकी पॉलिसी बना रही थी, लेकिन कुछ उनकी मेरे ख्याल से बीच में रह गई है। जैसे ही उनको दोबारा गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी बनाती इस तरह की तो वो पब्लिक को ज़रूर उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, एक ज़रिया और है जो सोलर सिस्टम पे लोग चले जाएं तो नेट मीटरिंग करवा लें, तो उसका थोड़ा एक दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में बता दें कि इससे कितनी एक बचत हो सकती है नेट मीटरिंग की और कितने दिनों में ये लगवाया जा सकता है। ये देखें कि सोलर सिस्टम तो कह लें कि ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान है, अब जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो सोलर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कामयाब जा रहा है। यानी कि सोलर सिस्टम में ये होता है कि वो सूरज की शुआओं से जो पैनल्स हैं वो बिजली पैदा करके कंज्यूमर को देते हैं। अब अगर हमारा एक सारिफ है, अगर वो घर में अगर सोलर पैनल लगवाता है तो उसकी तकरीबन जो लाइफ होती है 20 से 25 साल होती है। तो वो क्या है कि 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर वो अपनी कॉस्ट पूरी कर लेते हैं। फिर एक हमने महकमा फेस्को ने उनको एक और भी पैकेज दिया है कि आप नेट मीटरिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं। फ़र्ज़ किया अगर उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो गई है तो वो फेस्को को सेल कर दें, ठीक है, या फेस्को को सेल कर दें या उसके बदले यूनिट ले लें। यानी कि दोनों ऑप्शन हैं, दोनों तरह। यानी कि वो हमसे यूनिट दे के यूनिट के बदले यूनिट ही मिलेगा। हाँ जी, और अगर ख़रीदेगा तो उसका रेट क्या होगा? हाँ, जो ख़रीदेगा वो तकरीबन हम उसको 9 रुपये 94 पैसे के हिसाब से। यूनिट के बदले यूनिट वाला सौदा ठीक है सर, हाँ, वो जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। सारफ को ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो यूनिट के बदले यूनिट ही ले। हाँ, यूनिट हमसे ले। अच्छा, ये उसने खुद क्लिक करना है कि मैंने पैसे लेने हैं या मैंने यूनिट लेने? नहीं, क्लिक नहीं होता वो, यानी कि उसने हमारे सिस्टम के साथ, असल ये होता है कि जब हम नेट मीटरिंग लगा लेते हैं तो वो हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। यानी कि उसकी जो एक्स्ट्रा बिजली है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाती है और वो जब रात का टाइम शुरू हो जाता है तो सूरज की शुआएं जो है वो बंद हो जाती है और रात के सिस्टम ऑटोमेटिकली वो हम पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब ये है कि दिन के टाइम अगर उसने एक्स्ट्रा बिजली हमसे ले ली तो वो रात को इस्तेमाल कर ले। ये कितने दिनों में आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं? ये हमारे कोई बंदा अप्लाई करना चाहे
1 माह का इसमें प्रोसीजर है, 1 माह के अंदर अंदर हम उसको नेट मीटरिंग की सहूलत देते हैं। टोटल नहीं जी, यही एक बचत का जो मुझे समझ आई है कि अगर आप लोगों ने बचना है इन बिलों से, ये जो इतने बिल पड़े हैं और इसमें इतनी इतनी अमाउंट है, इनसे अगर बचना है तो सोलर सिस्टम पर अगर शिफ्ट हुआ जाए तो इस वक्त ये मुनासिब रहेगा। और आने वाला जो वक्त है, ये जिस तरह मैंने बताया था ना कि जुलाई का बिल ने आपको होश उड़ा देगा, तो आपके होश इसने उड़ा देने हैं जो अगस्त का बिल आएगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आखिर में मसूद साहब झंग के लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आपके साथीन हैं उनके लिए? मैं झंग के लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वो हालात की नज़ाकत को समझें, अपने कुछ थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में बेहतरी लेकर आएँ। यानी कि ये है कि हम थोड़े से सहल पसंद हो गए हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हर हमारा काम जो है वो बिजली पूरा कर दें। मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था सही अदनान नूर साहब से कि हम पहले एक दौर होता था कि हम रात को जो था वो घरों में, छतों में या बाहर सहन में सोते थे 1 या 2 पंखों का इस्तेमाल करके। लेकिन अब हमने घरों की तामीरात इस अंदाज़ में शुरू कर दी है कि वहाँ पे घरों में ना कोई हवा का गुज़र होता है, और फिर क्या है कि जहाँ पहले 2 पंखे चलते थे अब 5 चलते हैं। जिस घर में पहले 1 एसी चलता था वहाँ पे 3-3 एसी चलते हैं। तो लोग जो है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेकर आएँ जिससे उनको बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। ये अच्छी बात की। जुनैद साहब, आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज अपने सार्फिन को यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेट मीटरिंग की तरफ आएँ। इससे हमारे लो वोल्टेज के मसाइल भी हल हो सकें काफ़ी हद तक, और लोगों को एक रिलीफ भी मिल जाएगा बिजली के बिलों के हवाले से। आखिर में मैं अपने दोनों मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और ये जो सवालात थे जो आप लोगों ने मेरे तक पहुँचाए वो मैंने इन तक पहुँचाए हैं। जवाब यही है कि बिल तो देना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।